राधे राधे आप सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। चलिए, आवाज़ और वीडियो दोनों क्लियर है, बताएंगे आप सभी। हाँ, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को नमस्ते। हाँ, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए, तो 51 नंबर से देखिए, 2-4 मिनट हम लोग लेट हो गए क्योंकि सर की क्लास हो रही थी इसीलिए। तो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। 151 तक हम देखे थे, आज हमें 250 तक का सफ़र तय करना है, तो एकदम फास्ट चलेंगे, बातें कम होंगी, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। जय माता दी आप सभी को। तो कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है, जवाब दीजिए 51 का। जवाब आ रहा है डी डी डी, एकदम सही जवाब है। जय मयंक जस चंद्रिका नहीं है, ये मधुकर कवि की है। बाकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली ये तीनों विद्यापति की है। आते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे, 52 नंबर। आपको बताना है बिसलदेव रासों के रचनाकार कौन हैं। बिसलदेव रासों के रचनाकार, जवाब आया ए नरपति नाल। पुनीता जी का जवाब बहुत फास्ट आता है, वेरी गुड। बिसलदेव रासों के रचनाकार नरपति नाल हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर का कि विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। जय माता दी, स्वागत है आप सभी का। चलिए, विद्यापति किसके आश्रित थे। 53 का जवाब दीजिए। 53 का जवाब आया सी सी सी, शिव सिंह का बिल्कुल सही जवाब है। विद्यापति शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों हो जाएगा, क्योंकि शिव सिंह कीर्ति सिंह दोनों के थे, तो यहाँ पे विकल्प में दोनों दे दिया है। ठीक, तो सी और डी बिल्कुल राखी जी, दोनों होगा। कीर्ति सिंह शिव सिंह दोनों के यहाँ थे। चलिए, अगला प्रश्न है 54 का कि पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था। बुक है, बिल्कुल बहुत लोगों के पास बुक है। ये आपको कराया जा रहा है कि आपने बुक तो पढ़ा है, बुक को साइड में रखिए और 100 प्रश्न हल कीजिए हमारे साथ। देखिए कि 100 में से आप कितना सही करते हैं। एक आध जो गलती होगा उसे बुक में जाके हाईलाइट करेंगे। जब पेपर एक हफ्ता रहेगा तो केवल हाईलाइट वाला पढ़ेंगे। तो पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। 5वां प्रश्न है नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। 55 का जवाब दीजिए। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ, जवाब आया ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है, दोनों का योग एकदम सही जवाब है। 56 में आइए और बताइए किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। सबसे आसान सा प्रश्न। तो सरहपा, कुकरीपा, सबरपा, जिसके अंत में पा लगा रहेगा वो तो हमारे सिद्ध ही हैं। गोपी चंद सिद्ध नहीं है, आप लोगों ने सही भी किया। 57 का बताइए राउल वेल किस तरह की रचना है। 57 का जवाब दीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। तो राउल वेल आप लोगों का जवाब आया कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, सही जवाब है। 58 में आपको बताना है कि शालिभद्र सूरी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं। 58 में बताना है शालिभद्र सूरी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि। विकल्प आपके सामने, शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि कौन मानता है, प्रश्न ये था। और विकल्प आपके सामने है, आपको जवाब देना है। तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए और बता दीजिए। एक कथन है, किसका कथन है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। 59 का जवाब आ रहा है बी बी बी, सही जवाब है। ये कथन हमारे शुक्ल जी का है। 60वां प्रश्न है कि कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है।
बता दीजिए कौन आदिकाल से संबंधित नहीं है। 60 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। 60 का जवाब आया डी। सही जवाब है गदाधर भट्ट। ये भक्ति काल के हैं, चैतन्य संप्रदाय के। 61 में आपको बताना है कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है। ये प्रश्न याद है आपको? लाइव क्लास में एक दिन मैंने पूछा था तो कई लोग गलती किए थे, जिसमें से 2-3 लोगों का तो नाम भी याद है मुझे। श्रीधर बताए थे आप लोग उस दिन। तो 61 का जवाब दीजिए। देखिए आज तो सभी ने सही किया। कौन से कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो विद्याधर नहीं है। बाकी श्रीधर, भट्ट, केदार, जगनीक ये सब रासो ग्रंथकार हैं। 62 में बताइए भला हुआ जो मारिया बहिड़ी महारा कंतु, ये पंक्ति है किसकी पंक्ति है? तो जवाब आया बी। एकदम सही जवाब है हेमचंद्र की है, भला हुआ जो मारिया। 63 में आ जाइए और बताइए कि चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? 63 का जवाब दीजिए। शुक्ल ने, हजारी ने, नगेंद्र ने, रामकुमार वर्मा ने। तो जवाब आया रामचंद्र शुक्ल ने, सही जवाब है। 64 में आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानने वाले आलोचक कौन हैं? जवाब दीजिए 64 का। 64 का जवाब आया सी। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। 65 में आइए और बताइए राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले प्रथम बौद्ध सिद्ध कौन हैं? 65 का जवाब सरहपा, एकदम सही जवाब है सरहपा। आ जाइए 66 और बताइए मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये पंक्ति किसकी है? पंक्ति जवाब आया खुसरो खुसरो, बिल्कुल सही जवाब। पहले मैं इसको विद्यापति लगा देती थी, तो ये पंक्ति अमीर खुसरो की है, ध्यान देना है। 67 में आपको बताना है 67 नंबर के क्वेश्चन में कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? 67 का जवाब देंगे। हाँ रीता जी बिल्कुल, एक श्रीधर आदि काल के मैं बताई तो हूं और एक है आधुनिक काल के श्रीधर पाठक। योगसार जो नहीं, योगसार तो जोंदू का है। जंगनामा जो लिखे हैं श्रीधर। तो 67 का जवाब आ रहा है ए, सही जवाब है। ये हेमचंद्र का व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। 68 में रचना काल के अनुसार कवियों का क्रम बताइए। हाँ रड़मल छंद वाले, बिल्कुल एजुकेशन जी। जंगनामा, रड़मल छंद उन्हीं का तो है। 68 पे आइए आप लोग, 68 का जवाब दीजिए। 68 का डी आया है, एकदम सही आया है। कृष्णा जी आधुनिक काल से भी होने लगेंगे। आधुनिक काल की मैराथन देख लीजिए, उससे बाहर आधुनिक काल से प्रश्न ही नहीं जाएगा। इतने प्रश्न कराए हैं आधुनिक काल से। तो डी सही होगा। सरहपा 7वीं 8वीं के, लुइपा 8वीं के, पुष्पदंत 10वीं के, अदहमार 12वीं के। 69 में आपको बताना है कि सिद्धों से संबंधित शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? 69 का जवाब दीजिए। सिद्धों से संबंधित शुक्ल के कौन से कथन हैं? 69 का जवाब आ रहा है। संस्कृत का तो करवाएंगे रीता जी, संस्कृत साहित्य का करवाऊंगी मैं, और टाइप कर रही हूँ, बट देखती हैं इतना क्लास है, थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, पर संस्कृत का पेपर से पहले करवाऊंगी। तो 69 का जवाब ए है, सही जवाब है ए और सी। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। 70 में आइए और बताइए सुमेलित करना है, तो ये तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि
आधा प्रश्न दूसरे पेज पे दे दिया है, तो इसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक, हाँ, यहाँ मैं बता देती हूँ। यहाँ देखिए दिया है, पंडिया साल सबक खाड़ई सरहपा का है, जो मैं क्लास में पूछी थी, कुछ लोग गलती किए थे, परसों तो आया था। 12 बरिस ले कुकर जिए जगनिक का है, बड़ कौशल तुअ राधे किनल कन्हाई विद्यापति का है, और जाति ओछा पाती ओछा रैदास का है। चलिए 71 में आ जाइए और काल क्रम के दृष्टि से रचनाकारों का सही क्रम बताइए। 71 का जवाब दीजिए। 71 का जवाब आ रहा है आप सभी का ए होगा। सरहपा 769 में सही जवाब है। पुष्पदंत 10वीं में, अदहमाड़ 12वीं, हेमचंद्र 12वीं। तो ए हमारा एकदम सही जवाब है, ए ऑप्शन। 72 में आइए और बता दीजिए कि यंद्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फूहड़ा, काछ का जति, मुख का सती, गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो, कूट दिया है, चयन करना है आपको। सच्चा साधक कौन है गोरख के अनुसार? तो 72 का जवाब आप लोग दे रहे हैं कि डी होगा। पुनीता जी ने, प्रतिभा जी ने डी बताया है, उमेश जी ने बी बताया। हाँ, डी सही जवाब है, जो संयमी हो और जो इंद्रिय दमन करने वाला हो। 73 में आइए। 73 में आपको बताना है, एक कथन है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों से कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। गुड आफ्टरनून, नमस्ते आप सभी को। प्रश्न का जवाब दीजिए। ये कथन शुक्ल जी का है, सही जवाब है। 74 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत की नहीं हैं। नहीं बताना है 74 में। जय माता दी सभी को। 74 का जवाब दीजिए। तो इसमें कुछ मिस्टेक है प्रश्न में। क्यों मिस्टेक है पता है? क्योंकि यहाँ पे आंसर होगा ए, सी और डी। क्योंकि आदि पुराण, जसहर चरी, उत्तर पुराण, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? पुष्पदंत की हैं। बाकी योगसार जो इंदु की है, यही केवल अलग दिया है। तो ये क्या है? त्रुटि है इसमें। तो ये प्रश्न यफ कर दिया गया था। आ जाइए 75 और बता दीजिए, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर, खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो जवाब आया 75 का कुआं। बिल्कुल सही जवाब है, कुआं। नासूर से मुझे कहानी मैंने पढ़ाया था। नासूर किसकी कहानी है? फास्ट जवाब दे दीजिए। 76 पे आ जाइए। सखी पिया को जो ना मैं देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, ये किसकी पंक्ति है? तो जवाब आया 76 का। बिल्कुल एजुकेशन जी, बहुत बढ़िया। अस्क की कहानी है नासूर। प्रतिभा जी ने भी बताया, बहुत बढ़िया, मैंने पढ़ाया था कहानी में नासूर। तो ये अमीर खुसरो की पंक्ति है, सही जवाब है। 77 में आइए और बताइए कि एक कथन है, किसका कथन है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पुराने पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही है। जवाब दीजिए। जवाब आ रहा है जिनका बी उन्हीं का सही है, सी वाले। देवांश जी, बहुत बड़ी मिस्टेक। सी कैसे होगा? ये शुक्ल जी का है। 78 में आइए और बताइए, मिलान कीजिए। आसान आसान रचनाएं दी गई हैं और बता दीजिए कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। 78 पे आ जाइए।
क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए आप सभी। 78 का जवाब है ए। तो देख लिया जाए कि जवाब सही है। तो प्राकृत प्रकाश व रुचि का, श्रावकाचार देवसेन का, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का, कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी का। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 79 में आपको बताना है कि कौन सा रासो काव्य नरपति नाल्ह द्वारा रचित है। 79 का जवाब दीजिए। कौन सा रासो काव्य नरपति नाल्ह द्वारा रचित है। जवाब आया बिसलदेव रासो। बहुत बढ़िया, बिसलदेव रासो। 80 पे आते हैं। 80 में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। आसान सा प्रश्न है। नाथ साहित्य की विशेषता गुरु महिमा है, उलटबासियां हैं, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था है। कौन सा नहीं है? तो रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश ये नहीं है। 81 में आइए और बताइए। पीछे लागा जाई था लोग वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। इस पंक्ति में कबीर क्या कहना चाहते हैं? विकल्प चुनिए। 81 का, तो 81 का विकल्प आप सभी ने बी चुना कि ए और सी होगा। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, ये कहना चाहते हैं। और सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, ये भी कहना चाहते हैं। 82 में सहजयान के प्रवर्तक, ये तो आप लोग आंख बंद करके भी बता देंगे कि सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। ए सभी का जवाब एकदम सही है। 83 पे आइए। 83 में आपको बताना है कि संदेश रासक के रचयिता कौन हैं। 83 का जवाब दीजिए। संदेश रासक। 83 का जवाब आया बी अब्दुल रहमान। सही जवाब है अब्दुल रहमान। 84 में आइए और बताइए। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। 84 का जवाब देंगे। 84 का जवाब बी आया कीर्ति पताका, जिसमें शिव सिंह की प्रशंसा किए हैं। यही रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। टीजीटी पीजीटी दोनों में यह प्रश्न आ चुका है, देख लीजिए। 85 का बताइए। आत्मबोध। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध, नरवय बोध, तो किसकी रचना है? तो आसान सा प्रश्न है। जालंधर का, मत्स्येंद्र का होगा नहीं, होंगे हमारे गोरखनाथ। 86 में आइए और बताइए। माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा यूपी पीजीटी में आ चुकी है पंक्ति, किसकी है? 86 का जवाब आया विद्यापति। एकदम सही जवाब है, विद्यापति की है। रात को सर ने बताया था माधव मैं ऐसा अपराधी, किसी की पंक्ति रात ही को अभी पढ़े थे आप सभी। 87 में आइए और बताइए। बौद्ध गान ओ दूहा का संपादन किसने किया है? शुरुआती दौर में आपने ये प्रश्न बहुत गलती किया होगा। बौद्ध गान ओ दोहा के संपादक। 87 का जवाब देखिए। चिंटू जी ने आज भी मिस्टेक किया। प्रबोध चंद बागजी दोहा कोस के हैं। हाँ, बौद्ध गान ओ दोहा के हरप्रसाद शास्त्री हैं। कौन है? हरप्रसाद शास्त्री। 88 में आइए और बताइए कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? टीजीटी का प्रश्न है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? जवाब आया संध्या। एकदम सही जवाब है, संध्या भाषा कहते हैं। 89 में आपको बताना है कि किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न हो के श्रृंगार रस है। 89 का जवाब दीजिए। यूपी टीजीटी का ये भी प्रश्न है, आप ही की परीक्षा का आया हुआ।
जवाब आया सी, सही जवाब है। बिसलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान कृति है। 90 में बताइए, आल खंड का दूसरा नाम। आल खंड का दूसरा नाम क्या है? 90 का जवाब दीजिए। 90 का जवाब ए आया है। ए आया है परमाल रासो, एकदम सही जवाब है। आल खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। 91 में बताइए, परमाल रासो कृति के कवि का नाम क्या था? परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम, जवाब आया जगनिक, सही जवाब है जगनिक। 92 में बता दीजिए, ये पंक्ति करा चुकी हूं मैं आप लोगों को। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिरमाल तिमाल, हरिन बनायो सुरसरी की जो इंदवि भाल। तो ये पंक्ति किसकी है? 92 का जवाब। मैम एक बार दृष्टि से भी, रीता जी दृष्टि इस समय बिल्कुल नहीं छूना है, टीजीटी पीजीटी के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो जवाब है रहीम, एकदम सही जवाब है रहीम। 93 में आइए और बताइए। 93 में आपको बताना है कि गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? 93 का जवाब दीजिए। हाँ, नेट जेआरएफ आपको बीट करना है तो दृष्टि बेस्ट है। हाँ, उसको पढ़िए। अब टीजीटी का एग्जाम देंगे तो आप आसान गलती करेंगे दृष्टि पढ़ के। दृष्टि में कुछ हमारे लिए बहुत एक्स्ट्रा दिया है, उसको बहुत छाट छाट के पढ़ना पड़ता है। तो गुलेरी ने पहला कवि किसे माना है? राजा मुंज को, सही जवाब है राजा मुंज। 94 पे आइए और बताइए, सुमेलित कीजिए। 94 में मिलान करना है। 94 में मिलान कीजिए। तो 94 का जवाब आ चुका है। पेपर के समय नई चीज है, बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती है। हाँ, केवल पुरानी चीजें रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पढ़ना है। तो जवाब आया बी, सही जवाब है आप सभी का बी ऑप्शन। अब आते हैं 95 नंबर के प्रश्न में। 95 में आपको बताना है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हालात ए कन्हैया। 95 का जवाब दीजिए। मार्च आपका खत्म हो गया, केवल अप्रैल बचा है। जितना अप्रैल में मेहनत कर लें। अप्रैल में बहुत सारी क्लास भी लेना है, आपको भी बहुत पढ़ना है। मई में तो 15 दिन कम क्लासें होंगी क्योंकि पेपर रहेगा, तो आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स दिया जाएगा। फिर भी क्लास तो होगी क्योंकि पेपर से पहले पूरा नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन 1 महीना बहुत मेहनत करनी है। तो हालात ए कन्हैया खुसरो की रचना है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए 96 और बता दीजिए 96 का, कि आदि काल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? 96 में जवाब दीजिए। बिल्कुल रीता जी, आदि काल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? वीर, साखी, रासो, सूफी। तो जवाब आया है आप सभी का रासो रासो रासो। जिन्होंने बताया रासो ग्रंथों की, उन्हीं का जवाब सही है। ए वाले अच्छे से याद नहीं किए हैं आप लोग। आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता थी, ना कि वीर ग्रंथों की। 97 में बताइए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? मेरी क्लास में क्या करे पूजा जी, नेटवर्क मेरे यहाँ से तो सही है, वाईफाई भी। अब बताइए क्या किया जाए कि नेटवर्क और बेहतर हो। तो जवाब आया कीर्तिलता, सही जवाब है कीर्तिलता। 98 में बताना है, बिसलदेव रासो किस शैली में लिखा गया है? 98 का जवाब दीजिए। मैंने सोचा है जो भी करवाना है यूथ घटना चक्र सब अप्रैल में ही करा के जितना हो सके इसको विराम दिया जाए। मई में केवल रिवीजन हो आप लोगों का, 10-15 दिन जो भी समय मिले रिवीजन हो, आप लोग जो लिखे हो डायरी पढ़ें अपनी। तो बिसलदेव रासो में गेय,
शैली की प्रधानता है, परमाल रासों में लोक गेय शैली की प्रधानता है। 99 में आइए और बताइए, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? 99 का जवाब दीजिए। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता। 99 का जवाब आया डी, मधुकर कवि। सही जवाब है मधुकर कवि। अब आते हैं 200 नंबर के प्रश्न में। आपको बताना है, मिलान करना है। मिलान कीजिए। चलिए, सूची आपके सामने दी गई है। और जो मैं 5000 वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 1000 मैंने कराया था, उसे भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी अप्रैल में ही, क्योंकि वो बहुत बेहतर था और मैंने हर जगह से छाट के पूरे नोट्स से प्रश्न बनाया था। उसे क्लास होगी जून में भी, बिल्कुल क्लास होगी, तो उसे भी करवाऊंगी। जो नया चैनल है उसी पे मैं डायरी पढ़ूंगी अपनी, बट टाइप करके नहीं है, मैं डायरी का ही पीडीएफ बना के पढ़ूंगी, क्योंकि टाइप करने में बहुत समय लगता है, इसीलिए ब्रेक करना पड़ा। 8 बजे वाली क्लास का भी टाइप करना पड़ता है, तो सीधे मैं डायरी ही पढ़ाऊंगी। टाइप में थोड़ा ये रहता है कि लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ने वाले को डायरी भी अच्छी लगेगी, वो भी देखेंगे कापी, तो कैसे भी पढ़ लेंगे वो। तो पहले था कि चलो थोड़ा ज़्यादा सजा धजा के करना है, लेकिन अब टाइम नहीं है, अब डायरी का ही सीधे पढ़ा दूंगी। 5000 पूरा अप्रैल में समाप्त कर दूंगी। तो लिंक आपको ऊपर दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। उस पर 2 चीज़ें समाप्त होंगी अप्रैल में, एक घटना चक्र जो सर पूरा करवा देंगे अप्रैल के महीने में ही, और एक डायरी मेरी 5000 प्रश्नों की, जो मैं पूरा अप्रैल में ही करवा दूंगी। तो जितने लोग जुड़े हैं आप लोग उस पर करेंगे तो ही उस पर वीडियो अपलोड होगा और लाइव हो पाएगी क्लास। तो इसीलिए ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 200 का जवाब आप सभी का एकदम सही आया है बी। 201 पे आइए और बता दीजिए, भविष्यत कहा। भविष्यत कहा के रचनाकार, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? हाँ, जितने लोग जुड़े हैं सभी कर लीजिए, इतने लोग कर लेते, अभी आधे लोग भी नहीं किए हैं आप सभी। तो भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल की। सही जवाब है धनपाल। दूसरा प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 202 का जवाब दीजिए। बाकी इस पे हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो कंटिन्यू चलती रहेंगी अपने टाइम से टाइम। उस पे बस 2 चीजें होंगी, एक घटना चक्र, एक मेरी डायरी। तो विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथ लिखे हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। आपके इसमें 16 दिया है जो कि गलत दिया है, ठीक। देखिए मैंने ट्रिक भी लगाया है, डी होगा, विद्यापति के कुल ग्रंथों की संख्या 14 है। तीसरे प्रश्न पे आइए, बताइए, श्रृंगार काव्य है, इनमें से श्रृंगार काव्य कौन सा है? हाँ बिल्कुल, एजुकेशन जी ने बता भी दिया। श्रृंगार काव्य कौन सा है? तीसरे का जवाब आया ए। सही जवाब है बिशल देव रासो। चौथा प्रश्न है आपसे कि कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? 204 का जवाब दीजिए। कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? जवाब आया है पौमचर्यु। सही है, ये स्वयंभू की है। पांचवा प्रश्न है, सरहपा का संबंध किससे है? सरहपा का संबंध किससे है? जवाब आया सिद्ध साहित्य। सही जवाब है। 6 पे आइए और बता दीजिए। छठवां प्रश्न है आपके लिए कि कौन सी शिलांकृत कृति है? 206 का जवाब दीजिए। शिलांकृत कृति कौन सी है? जवाब आया राउलवेल। सही जवाब है। सातवां प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम। यशस्वी जी बताए तो चैनल का लिंक ऊपर है, क्लिक करेंगे उसी पे आपको मिलेगा। उसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, 500 जब हो जाएगा तो लाइव का ऑप्शन आता है। तो शालिभद्र सूरी की रचना भारतेश्वर बाहुबली राज। सही जवाब है। आठवां प्रश्न है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, यूपीटीजीटी में आया है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? बी वाले गलत जवाब है, जिन्होंने ए बताया उनका सही है
तूतीय हिंद थे, तोता ए हिंद नहीं थे, तूतीय हिंद। 9वां प्रश्न है उपदेश रसायन के रचयिता। कौन है उपदेश रसायन के रचयिता? 209 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। जवाब आया जिन दत्त सूरी, सही जवाब है। जिन दत्त और जिन धर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो जिन दत्त सूरी हैं। 210 में बताइए कि किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? जवाब दीजिए 210 का। 210 का जवाब आया, हाँ बिल्कुल यशस्वी जी, वही, उसी को सब्सक्राइब करना है। तो जवाब आया भ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? सभी का जवाब है सी सी सी, स्वयंभू को। एकदम सही जवाब है स्वयंभू को। 11 पे आइए और बताइए किस कवि को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है? हाँ 8 नंबर सही है, तूतीय हिंद ही होगा। चलिए, किस कवि को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को सही जवाब है, विद्यापति। बिल्कुल जितेंद्र जी। 12 में आइए और बताइए, 12वां प्रश्न है कि कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? 212 जवाब दीजिए। बारह का जवाब आ रहा है सभी का कि सी होगा, सही जवाब है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। 8 को हम एक बार फिर से देख के क्लियर कर देंगे, ठीक। आगे बढ़िए। हाँ आपका हमने देख लिया, आपने कहा जो कमेंट। चलिए, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? फिलहाल यही उसका मानेंगे सही, अगर सुधार करना होगा कल हम जरूर करेंगे। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? 1304 में लिखी गई। जवाब आया डी, मेरुतुंग, सही जवाब है मेरुतुंग। राजा भोज के चाचा मुंज के दोहे इसी में मिलते हैं। 14 का बताइए, आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती। याद होंगी अर्चना जी, इतनी क्लास है, इतनी रचनाएं हैं, याद क्यों नहीं होंगी? हाँ उसका यही सही होगा बिल्कुल, लेकिन इन्होंने एक बार कहा तो फिर उसे चेक जरूर किया जाएगा। 14 का जवाब आया कि कढ़पा का है, सही जवाब है कढ़पा। 15 में आपको बताना है सही क्रम, कौन सा क्रम सही है? 15 का जवाब दीजिए। 215 का जवाब दीजिए। जवाब आया 15 का सी, सी सी सी, एकदम सही जवाब है सी। सबसे पहले स्वयंभू हैं 8वीं में, पुष्पदंत हैं 10वीं में, और अधहमार हैं 12वीं में, हेमचंद्र भी हैं 12वीं में। आ जाइए 16 में आपको बताना है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाड़ियां, ये कथन किसका है? जवाब दीजिए। तोता ए ही, वहां पे तूती ए हिंद दिया गया होता तो उसे सही हो जाता, लेकिन तोता ए हिंद दिया था ना, इसीलिए वो गलत है। तो बी नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो देखा जाएगा, बट बी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जवाब आया ये कथन हजारी का है, सही जवाब है हजारी। 17 में बताइए, कुंडलिनी के उद्बद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? 17 का जवाब दीजिए। कुंडलिनी के उद्बद्ध होने पे जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। 18 में आइए, 18 में आपको सुमेलित करना है। चलिए 18 में सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। जितने लोग जुड़े हैं लाइक तो कम से कम कर दीजिए आप सभी क्लास को, और पहली बार आए हों इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें। और 18 का जवाब आप सभी ने दिया ए, और कुछ लोग सी दे रहे हैं, देखा जाए किसका सही है। ए वालों का सही है प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। रणमल छंद, देखिए श्रीधर आ गए। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जयमय जस चंद्रिका मधुकर कवि।
19 पे आते हैं। 19 में आपको बताना है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? जवाब दीजिए 19 का। 19 का जवाब अभी आप सभी का सी आया, सी आया। सही जवाब है विद्यापति। 20 में बताइए। 20 में आपको बताना है कि कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है। 19 का जवाब दीजिए। सॉरी, 20 नंबर का है, 19 नहीं है। 20 का जवाब सी आ रहा है, डी आ रहा है, बी आया है। जिन्होंने बी बताया उन्हीं का जवाब सही है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ये अप्रामाणिक नहीं मानते हैं, ये रासो को प्रामाणिक मानते हैं, तो ये अप्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं हैं। 21 में बताइए। 21 में आपको रचनाओं को मिलान करना है। आसान आसान रचनाएं दी गई हैं, 21 में मिलाइए। 21 का जवाब बी आया है। सभी ने बी बताया। सही जवाब है बी, राउलवेल रोड़ा का, खुमार रासो दलपति विजय का, चंदन बाला आसगु का, योगचर्या डोम्भिपा का। आगे बढ़ते हैं 22 और आपको बताना है कीर्ति लता किस भाषा की रचना है। 22 का जवाब दीजिए। कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? जवाब आया ए, अवहट्ठ सही जवाब है। 23 में आइए और बताइए आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ठ भाषा में रचना की है। 23 का जवाब दीजिए। तो विकल्प ही आसान दे दिया है। आदिकाल के 2 ही कवि विकल्प में है, बाकी तो 2 भक्ति काल के हैं। तो खुसरो तो अवहट्ठ में लिखे नहीं हैं। खड़ी बोली है, बचे आपके अब्दुल रहमान, तो सही जवाब है हमारा बी। 24 में आइए और बताइए आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? जवाब आया वीर गाथा काल, एकदम सही जवाब है वीर गाथा काल। 25 में बताइए कवियों का सही क्रम कौन सा होगा। 225 का जवाब दीजिए। 25 का जवाब आ रहा है आप सभी का सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले आएंगे सरहपा 769 में, फिर गोरखनाथ 845 में, हेमचंद्र 11वीं में, सोमप्रभु सूरी 12वीं में, तो सी हमारा सही जवाब है। 26 में बताइए कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। 26 का जवाब देंगे। इसको मैंने हाईलाइट किया क्योंकि मैं इसे बहुत गलती करती थी। आल्हा में बार बार बसंत ऋतु लगा देती थी, तो इसीलिए जो प्रश्न डाउट करे उसको हाईलाइट किया जाता है, तो अब गलती नहीं होता है। तो आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है, सी ऑप्शन एकदम सही है, आल्हा वर्षा ऋतु में। 27 का बताइए इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। 27 का जवाब दीजिए। 27 का सुमेलित करना है और जवाब आया ए कि ए होगा, सही जवाब है खुमान रासो है दलपति का, खुमान रासो दलपति का, परमाल रासो है जगनीक का, बिसलदेव नरपति नाल का, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई का। 28 में आते हैं। 28 में आपको बताना है कि किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। विकल्प आपके सामने है। किन रचनाकारों की भाषाओं को संधा भाषा कहा गया है? जवाब आया बौद्ध सिद्ध, सही जवाब है बौद्ध सिद्ध। 29 का बताइए। 29 में आपको इन रचनाओं की भाषा से मिलान करना है कि विजयपाल रासो की भाषा क्या है, चर्या गीत की भाषा क्या है। तो 29 में मिलान कीजिए। देखते हैं तो 29 में तो ये प्रश्न कुछ त्रुटि पूर्वक है। मैं मिला के देखती हूँ पहले।
विजयपाल रासो अपभ्रंश में है। चर्या गीत आपकी संध्या भाषा में है। कीर्तिलता आपकी हो जाएगी अवहट्ठ में, पर अवहट्ठ विकल्प में दिया नहीं है। खुसरो की पहेलियां हो जाएंगी हिंदवी में, तो अवहट्ठ नहीं दिया है। तो यदि मानते हैं अपभ्रंश भी लगा दें तो हमारा विकल्प बनता है 3, 4। 3, 4 किसी में दिया ही नहीं है, तो विकल्प त्रुटि है यहाँ पे। ठीक, विकल्प में मिस्टेक है, तो इस प्रश्न को यफ किया जाता है। सबको समान नंबर प्राप्त मिल गया। चलिए 30 में बताइए, 12 बरिस ले कूकर जिए और 13 ले जिए सियार। ये पंक्ति किसकी है? 12 बरिस ले कूकर जिए और 13 ले जिए सियार। अब बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, तो परमाल रासों से है। 31 में बताइए कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग है? 31 का जवाब आ रहा है डिंगल। डिंगल सही जवाब है, डिंगल। 32 का बताइए, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? 32 का जवाब दीजिए। जवाब आया हेमचंद्र, सही जवाब है हेमचंद्र। 33 में आइए, खलिक बारी किसकी रचना है? खलिक बारी किसकी रचना है? 33 का जवाब दीजिए। खुसरो की, ये तो सब जानते हैं भाई। 34 में बताइए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो जवाब आया गुलेरी ने, बिल्कुल सही है। 35 में बताइए कि कौन सा युग्म संगत है? संगत आपको चूज करना है। संगतकार मंगलेश डबराल की रचना है, तो संगत है बिसलदेव रासो नरपति नाल की, बाकी सब गलत है। खुमान रासो दलपति विजय का, विजयपाल रासो नल सिंह का, परमाल रासो नरपति नाल का। 36 में आइए और बताइए, राउल वेल की रचना किसने की है? 36 का जवाब दीजिए। राउल वेल के रचनाकार, जवाब आया रोड़ा कवि, सही जवाब है रोड़ा कवि। अब इसके बाद आते हैं 37 पे, आपको बताना है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? रासक से हजारी मानते हैं और रसायन से हमारे शुक्ल जी मानते हैं, कहते हैं रसायन से रासो आया है। आदिकालीन रचनाओं का सही क्रम बताइए। 38 का जवाब दीजिए। 38 का जवाब दीजिए। 38 का जवाब आया है ए, भारतेश्वर बाहुबली राज सबसे पहले आएगी, बिल्कुल सही जवाब है 1184 में। स्थूलिभद्र रास डेट वाला वीडियो आपने देखा होगा, मैं कराई हूँ। स्थूलिभद्र रास 1209 में, नेमिनाथ रास 1213 में और संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी में। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। मैं अपने उस वीडियो में इन सभी रचनाओं का डेट बताई हूँ, संगीत रत्नाकर का बस नहीं बताई थी, क्योंकि ये आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा। संगीत रत्नाकर नेट में आया है तो आया है। 39 का बताइए, पौमचरिऊ किसकी रचना है? 39 का जवाब दीजिए। पौमचरिऊ, 39 का जवाब आया स्वयंभू, सही जवाब है पौमचरिऊ स्वयंभू की रचना है। 40 में आइए और बताइए कि मिलान कीजिए, कौन सी रचना किस कवि की है? फटाक से मिलान कर दीजिए। 40 का ज्योतिश्वर ठाकुर का कौन सा है? दामोदर भट्ट का कौन सा है? तो 40 का मिलान करना है आपको। तो 40 का जवाब ए आया, सही है। ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर का, नरपति नाल का बिसलदेव, रोडा का राउलवेल। 41 में आइए बताइए, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? अभी मैंने पीछे बताया था कई बार,
स्वयंभू 8वीं, पुष्पदंत 10वीं के हैं। 42 में आइए और बताइए, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश के संपादक प्रबोध चंद बागची हैं। तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की। सही जवाब है सरहपा। 43 में आइए, 43 में आपको बताना है रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही क्रम। तो इसको तो आपने याद किया होगा ट्रिक से, कुरा उक्ति वर्ण। 43 का कुरा उक्ति वर्ण। सबसे पहले कुवलय माला कथा आएगा उद्योतन सूरी का 778 में, फिर राउल वेल आएगा रोड़ा का 10वीं में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण आएगा 12वीं में, वर्ण रत्नाकर 14वीं में। तो इनका डेट भी आसान है। कुरा उक्ति वर्ण ये 8वीं, ये 10वीं, ये 12वीं और ये 14वीं में है। 44 में आइए और बताइए कौन सी रचना किसकी है? ये भी बड़ा आसान है। कौन सी रचना किसकी है? स्वयंभू की कौन सी है? 44 का जवाब आ रहा है बी। नीलम जी के यहाँ से सबसे पहले आया है बी। सही जवाब है बी ही होगा। स्वयंभू की हो जाएगी पौंचर्यु, पुष्पदंत का महापुराण, अब्दुल रहमान का संदेश रासक, सब्रपा का चर्यापद। 45 पे आइए और बताइए सरहपा का संबंध किससे है? सिद्ध रासोनाथ जैन। सरहपा का संबंध किससे है? तो ये तो सब जानते हैं भाई, सिद्ध से है। इस पे हम लोग रुके क्यों हैं? इतना आसान सा प्रश्न है। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है बताइए? दोहा, बरवे, कुंडलिया, सवैया। अपभ्रंश का मुख्य छंद है तो दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। किसने कहा है? नाम बताइए उसका। बिल्कुल, दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। 47 में आइए और बता दीजिए कहाँ गया, रुकिए। 47 पे आते हैं, तब तक आप लोग मुझे कथा बताइए किसका है। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? 47 का जवाब दीजिए। हाँ, कथन हजारी का। जिन्होंने हजारी बताया उन्हीं का जवाब सही था। दोहा भ्रंश का लाडला छंद है, हजारी कहते हैं। 47 का जवाब दीजिए आप सभी। तो 47 का जवाब आया बी। सही जवाब है परमात्म प्रकाश, जो इंदु की है। 48 में आपको रचनाओं का क्रम बताना है। चलिए रचनाओं का क्रम बता दीजिए। तो 48 में आसान आसान रचनाएं दी गई हैं। खुमान रासो, बिसलदेव रासो, चंदन बाला रास और पौंचर्यु। तो इन रचनाओं का भी डेट मुझे लग रहा है मैं वीडियो में कराई थी आप लोगों को। तो सबसे पहले पौंचर्यु आएगा स्वयंभू का 8वीं में, फिर खुमान रासो 9वीं में, बिसलदेव 12वीं में, चंदन बाला भी 12वीं के आसपास। तो सी हमारा सही है। 49 में बताइए सबरस के रचनाकार कौन हैं? 49 का जवाब दीजिए। सबरस किसकी रचना है? सबरस। ये रचना आप वासुदेव नंदन पढ़ेंगे ना, उसी में मिलेगी सबरस। स्टार्टिंग में भाषा जहाँ पे पढ़ाए हैं वहीं पे। तो सबरस मुल्ला वजही की है। सबरस के अलावा मुल्ला वजही की एक और रचना है, उसे भी बता दीजिए। और आइए 50 में, हठयोग का प्रभाव निम्न कवियों में से किस पर पड़ा है? 250 का जवाब दीजिए। देखिए सुनैना जी ने बता दिया कुतुब मुस्तरी। वेरी गुड सुनैना जी, बहुत बढ़िया। हठयोग का प्रभाव किस कवियों पे पड़ा है? स्वयंभू पे, इन पे तो पड़ेगा नहीं। घाघ भगड़ी, इन पे भी नहीं पड़ेगा। गोरखनाथ पे पड़ेगा। किस पे? तो गोरखनाथ पे। सी ऑप्शन हमारा सही है। 50 मिनट में आज भी हमने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। बिल्कुल समय से हो गया पूरा, कहीं हमारी रफ्तार रुकी नहीं।
और चैनल जो ऊपर दिया उसको सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल पे भी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, संख्या बढ़ाइए, इससे मेहनत करने की और क्षमता आती है। बोलने में बहुत इतना फास्ट एनर्जी लगती है, लेकिन आप लोग लाइव ज़्यादा रहते हैं तो थकान नहीं होता है, लगता है कि चलो मेहनत कर रहे हैं तो लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले उसको 500 कीजिए ताकि उस पर लाइव क्लास जल्दी हो। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, पहचान होगी ये आप लोगों की। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर मैं अपनी डायरी पूरी पढ़ूंगी, इस पर भी मेरी सारी क्लासें होंगी। रात को मैंने मेंबरशिप वाली क्लास ली थी कहानी की, जिन्होंने नहीं देखा होगा देख लीजिएगा। नोट्स रिवीजन में मैंने उसको ऐड कर दिया है, तो आप सभी देख लेंगे उसे। और धन्यवाद, बिल्कुल मोस्ट वेलकम आप सभी को। मन से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। लिंक कमेंट में पिन किया गया है, उस पर क्लिक करेंगे, वीडियो आएगा सर का, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके नीलम जी धन्यवाद, आपकी तरह सबको करना चाहिए। मनोज मीना जी आपको भी बहुत बधाइयाँ। चलिए इसको समाप्त करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना है आप सभी का।